हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। मित्र, आज समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करेंगे और आपकी क्लास लेट भी स्टार्ट हो पाई है। हालांकि 9 बजे भी क्लास स्टार्ट करनी है, तो उसको ध्यान में देते हुए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, तो क्वेश्चन आपको फटाफट तुरंत देते चलना है। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, पूछा है तत्सम शब्द कौन सा है, तो याद रखो इसमें तत्सम शब्द है पृष्ठ। ठीक है, आपको आंसर बताना बस। इसमें जलद और जलज का शब्द युग्म का अर्थ पूछा है, तो याद रखो इसका जो अर्थ होता है, जलद शब्द जो होता है वो आपका क्या होता है, जलद शब्द जो होता है वो देखो, जलज का होता है कमल और जलद का मतलब होता है बादल, तो ये नंबर आपका सही है। फिर बात करेंगे अम्बुज और अम्बुद, तो याद रखो इसका जो आंसर सही है, अम्बुज शब्द होता है कमल और अम्बुदी शब्द होता है सागर, तो बी नंबर आपका सही है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रखो इसमें कमला शब्द सरस्वती का नहीं है। कमलासन जो होता है वो सरस्वती का पर्यायवाची होता है। फिर बात करेंगे 506 में धातु के बाद लगाने पर पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है, तो याद रखो इसमें हम कर शब्द लगा दें तो धातु में पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। फिर लिखा हुआ 7 में कर्ण का तद्भव क्या होता है, तो याद रखो कर्ण का तद्भव जो होता है वो आपका कान होता है। फिर बात करेंगे 507 के बाद 508, तोता डाली पर बैठा है, तो याद रखो जब कोई किसी के ऊपर बैठता है तो आपका अधिकरण कारक होता है, जिसमें मैं, पे, पर ये शब्द आपके लगे हों तो वहाँ पर अधिकरण कारक हो जाता है। 508 के बाद 509 में लिखा है मैं बालकनी में बैठा था, तो ये आपको बताना है मैं बालकनी में बैठा था, तो याद रखो इसमें भी आपको अधिकरण कारक दिख रहा है क्योंकि मैं शब्द लगा, अधिकरण कारक आपका बन जाएगा। 10 में लिखा है चाकू से वह काटता है, तो याद रखो चाकू से काटता है, तो ये भी आपका करण कारक बन जाएगा। फिर लिखा श्याम ने पुस्तक पढ़ी, तो याद रखो इसमें एक ही कारक चिन्ह दिख रहा है ने, तो इसमें कर्ता कारक ये नंबर बन जाएगा। फिर लिखा है 512 में वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें कैसा है, तो याद रखो ये करण कारक है क्योंकि कारण है वह अंधा है तभी लाचार है। ठीक है, इसके बाद 512 में किस प्रकार कारक में विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में होता है, तो याद रखो साधन के तौर पर हम लोग क्या है करण कारक का प्रत्यय से भी साधन में यूज़ होता है और के द्वारा भी साधन में यूज़ होता है, जबकि से जो होता है वो निर्जीव में होता है, के द्वारा सजीव में होता है। जैसे लिखा होता है कालिदास के द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया, या मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया, तो याद रखो यहाँ साधन यूज़ कर रहे हैं ना के द्वारा, तो ये सजीव है, मोहन का है सजीव, जबकि यहाँ पर निर्जीव में सीखा, जैसे कुदाली शब्द लिखा है तो कुदाली एक निर्जीव होता है, इसमें भी साधन के तौर पर इसका प्रयोग किया गया, ये नंबर सही है। फिर बात करेंगे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो याद रखो 515 में वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो याद रखो इसमें भी आपका क्या होता है अलगाव का भाव हो रहा है, तो अपादान कारक है। फिर याद रखिएगा लिखा है बेल से फूल गिरता है, तो इसमें भी क्या है अपादान कारक है। फिर बात करेंगे निशाचर जो रात्रि में विचरण करने वाला होता है, इसमें फिर भी तत्पुरुष समास होता है। फिर बात करेंगे लिखा हुआ है जिस समास में पहले विशेषण हो फिर विशेष हो, तो आज ही हमने बताया कि पहले विशेषण हो फिर आपका विशेष हो, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो उसे हम लोग कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। इसके बाद याद रखिएगा 18 के बाद 19 में कह रहे हैं कि आपका विशेषण और विशेष का योग होता है कर्मधारय में। फिर लिखा है वनवास में भी क्या होता है वन में वास करने वाले को, तो याद रखो इसमें भी तत्पुरुष समास है। फिर बात करेंगे विद्यार्थी में कौन सा समास है, तो याद रखो विद्यार्थी में आपका कर्मधारय समास है। फिर परमेश्वर में याद रखो परम प्लस ईश्वर, इसमें भी आपका कर्मधारय समास बन जाएगा। फिर लिखा बड़बोला में कौन सा समास है, तो याद रखो बड़बोला एक ही व्यक्ति होता है, इसे हम लोग बहुब्रीहि समास जानते हैं। फिर इसके बाद में लिखा है अन्न पद की प्रधानता होती है, मतलब जिसमें कोई पद प्रधान ना हो उसे अन्न पद कहते हैं, तो बहुब्रीहि समास में अन्न पद प्रधान होता है। कह रहा है कमल का बहुवचन क्या बनेगा, तो याद रखो कमल का बहुवचन कमलें बनेगा। फिर याद रखिएगा लिखा है
पुष्प का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो याद रखो पुष्प का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखो इसका ये क्वेश्चन गलत है, इसमें नहीं शब्द हटा दीजिएगा। वैसे पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है ये आपको बताना है। तो याद रखो केसरी शब्द जो होता है वो पुष्प का पर्यायवाची होता है। केले का एक वचन क्या होगा? तो याद रखो केले का एक वचन केला होता है। फिर याद रखिएगा बात करेंगे हम लोग कटक या कंठ का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो याद रखो अनेकार्थी शब्द जो है वो कंठ का कौन सा नहीं है? तो गुलाब नहीं है, बाद बाकी है। 28 के बाद 29 में निम्न में से जातिवाचक संज्ञा बतानी है। तो जातिवाचक संज्ञा याद रखिएगा इसमें कवि है, बाद बाकी नहीं है। फिर बात करेंगे हम लोग लिखा हुआ है तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा तद्भव है। तो तद्भव शब्द जो है वो आपका कपूर है, कर्पूर नहीं होता है। हर्ष का विलोम क्या होगा? तो याद रखो हर्ष के विलोम की बात करेंगे तो याद रखो हर्ष का विलोम विषाद होता है, सी नंबर। फिर बात करेंगे लिखा है कष्ट से संपन्न रहने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखो कष्ट से संपन्न रहने वाले व्यक्ति को कष्टप्रद के नाम से जानते हैं। फिर कहते हैं कि निम्न में से संकर शब्द कौन सा है? तो याद रखो 33 की बात करेंगे तो संकर शब्द जो होता है वो दो भाषाओं से मिलकर के बना होता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। तो इसमें गृह कट जो है वो संकर है। अलमारी विदेशी है, कहवा विदेशी है, कारतूस भी विदेशी शब्द हैं। 33 के बाद बात करेंगे 34 में लिखा हुआ है। तो याद रखो 34 में पूछा सूक्ति, और सूक्ति का क्या अर्थ होता है? सूक्ति शब्द जो होता है वो आपका कहावत होता है और सीपी सूक्ति होता है। तो बी नंबर आंसर सही है। फिर बात करेंगे 535 में लिखा है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो याद रखिए किसमें अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो उसमें वाह कितनी सोती, ये आपका अशुद्ध है। लिखा है निम्न में से तद्भव शब्द बताइएगा कौन सा है? तो याद रखो तद्भव शब्द की जब हम बात करने जाएंगे तो आपका जो काज शब्द है वो तद्भव है और बाद बाकी तत्सम शब्द लिखे हुए हैं। फिर याद रखो इसमें लिखा है तत्सम शब्द बताना है। तो याद रखो इसका तत्सम शब्द हम बताने वाले हैं। तो तत्सम शब्द दिवस है और बाद बाकी तद्भव सारे के सारे लिखे हुए हैं। फिर बात करेंगे 37 के बाद 38 में लिखा हुआ है, इसमें आपको भिन्नार्थ शब्द बताना है कि किसका कौन सा अर्थ होता है। तो याद रखो इसमें आपका श्रवण का होता है सुनना। सुनना शब्द आपका केवल सी में लिखा है, तो सी शब्द आपका सही हो जाएगा। तो इसके बाद में लिखा हुआ है आगे परवाह ना करना। तो इसका लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ बताना। मतलब क्या? कान में तेल डालना नहीं, कान का कच्चा होना नहीं, कान में उंगली डालना नहीं, कान पर जू ना रेंगना, ये सही है, डी नंबर। फिर लिखा है 40 में निम्न में से तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तो याद रखो इसका तत्सम शब्द हम आपसे पूछें तो याद रखिए तत्सम शब्द आपका कार्य बन जाता है, बाद बाकी तद्भव। लिखा है कुसुमेषु जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखो कुसुमेषु शब्द जो होता है वो आपका कौन सा है? तो याद रखो कुसुमेषु किसका पर्यायवाची होता है? तो कामदेव का पर्यायवाची होता है। फिर याद रखिए इच्छा का विलोम क्या होता है? तो याद रखो इच्छा का विलोम आपका अनिच्छा होता है। फिर बात करने वाले हैं 43 में, इच्छा का विलोम बता चुके हैं। फिर आपसे पूछा है कौन सा शुद्ध शब्द है, ये आपको बताना था। तो याद रखो शुद्ध शब्द जो होता है वो कार्यान्वयन होता है, आपका बी नंबर सही है। फिर बात कर रहा है 45 में लिखा है कवि कुलगुरु कालिदास ने मेघदूत की रचना की, इस वाक्य में विधेय अंश कौन सा है? तो याद रखो वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक आपका विधेय होता है। याद रखो विधेय किसे कहते हैं और उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य जो होता है वो कर्ता को कहते हैं, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, और विधेय जो होता है वो कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय होता है। तो इस तरीके से इसमें लिखा है कवि कलगुरु कालिदास। तो कविगुरु जो कालिदास हैं वो आपके क्या हैं? एक क्या हैं? कर्ता हैं। मेघदूत की रचना की, ये क्या है? विधेय होगा। तो इसमें डी नंबर आंसर सही है। फिर बात करेंगे, कह रहे हैं कि किस वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो आपका विशेषण की प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है, ये बताना है। तो याद रखो जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है और वो शुद्ध है, तो उसमें लिखा काले और लंबे बाल सुंदर लगते हैं, तो ये सही है, बी नंबर। फिर लिखा कंठ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो याद रखो कंठ का अनेकार्थी शब्द की बात करेंगे कौन सा नहीं है। तो याद रखो आपका कोप लद नहीं है, बात बाकी है। 48 में लिखा है
और भय में आशंका शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ बताया इन्होंने, अनिष्ट की संभावना से मन में संशय की प्राप्ति। फिर लिखा भय का आशय, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो अनिष्ट की उपस्थिति या संभावना से मन में उत्पन्न व्याकुलता का भाव है। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर सही है। 48 के बाद लिखा हुआ 49 में, बाल की खाल निकालने में मुहावरे का अर्थ क्या है? तो याद रखो बाल की खाल निकालने में इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखो अनावश्यक तरीके से आलोचना करना, ये इसका आंसर हो जाता है। फिर लिखा है आपका 50 में, निम्न में से तत्सम शब्द आपका कौन सा है ये आपको बताना था। याद रखो इसमें कीदृश शब्द आपका तत्सम है, बाद बाकी नहीं है। ठीक है, तो डी नंबर हो गया। तो आइए आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज के। आज की क्लास थोड़ी छोटी रही है लेकिन बेहतरीन रहेगी, ये आप बताएंगे ज़रूर। ठीक है, और ये हमारी 1000 क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, उसको लगातार आप कंटिन्यू तरीके से करते रहिएगा। ठीक है, तो अब आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। 9 बजे की क्लास में आना मत भूलिएगा क्योंकि आज की क्लास बहुत धुआंधार होने वाली है 9 बजे वाली। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को।